नमस्ते विद्यार्थियों। आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेसन 2 की तरफ हम मूव करते हैं। कल हमने लेसन 1 में एक बिंदु को किस प्रकार से एक प्लेन के अंदर डिफाइन करते हैं इसके बारे में जाना था। अब हम आज एक से अधिक बिंदु हों और उन बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो एक रेखा बनेगी। तो हम एक सम्मिश्र रेखा को सम्मिश्र समतल में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, उसकी क्या समीकरण होगी और उसके क्या गुणधर्म होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सरल रेखा का व्यापक समीकरण। सम्मिश्र रेखा लेसन 1 में मैंने बताई थी कि उसकी समीकरण Z1 बार माइनस Z2 बार ब्रैकेट बंद माइनस Z बार ब्रैकेट में Z1 माइनस Z2, फिर उसके बाद प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार बराबर 0। ये हमने लेसन 1 में डिराइव किया था। अब व्यापक समीकरण निकालने के लिए इस समीकरण को हम आइटा से गुना करते हैं और हम यह मानते हैं कि स्मॉल b बराबर माइनस आइटा ब्रैकेट Z1 माइनस Z2। तो संयुग्मी सम्मिश्र गुणधर्म से b बार क्या हो जाएगा, आइटा Z1 बार माइनस Z2 बार। अब उपरोक्त समीकरण में जो तीसरा पद है वो भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये है आइटा Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। अब यह स्पष्ट है कि जो Z2 Z1 बार है उसे हम Z1 Z2 बार का बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया कि आइटा सम्मिश्र राशि माइनस सम्मिश्र राशि का बार, जो कि 2 आइटा इमेजिनरी सम्मिश्र राशि होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब उपरोक्त को हल करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा -2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ये हमें ये बताता है कि ये विशुद्ध रूप से वास्तविक है। यदि C बराबर हम ये मान लें कि आइटा Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार, तो उपरोक्त समीकरण को, जो कि समीकरण 2 है, उसे लिख सकते हैं B बार Z प्लस B Z बार प्लस C बराबर 0, जहाँ पर B और C अशून्य है और वास्तविक है। तो ये समीकरण सरल रेखा की व्यापक समीकरण कहलाएगी। अब इस रेखा के सापेक्ष एक बिंदु का प्रतिलोम बिंदु हम ज्ञात करते हैं। जैसा चित्र में दर्शाया गया है, ए बी एक रेखा है, P कोई बिंदु है और Q उसका कोई प्रतिलोम है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। बिंदु P तथा Q रेखा AB के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं यदि Q AB में P का प्रतिबिंब हो। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से आईना हो गया। आईने में जैसे हम अपनी शक्ल देखेंगे तो पीछे हमारा प्रतिबिंब उसी बिंदु पर दिखता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि AB PQ का लंब अर्धक हो। अब जब हमने रेखा डिफाइन कर ली तो जरूरी नहीं कि 2 बिंदु हो, 3 बिंदु भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।
और एक फॉर्म कर सकते हैं, एक कोई आकार बना सकते हैं, तो उस आकार में सबसे पहले हमने डिफाइन करा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, वर्त का समीकरण। इसके लिए जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि केंद्र है, केंद्र में हमने मान लिया कि सम्मिश्र Z 0 है और परिधि पर कोई बिंदु मान लिया कि P है, जिसको PZ से प्रदर्शित कर रहे हैं। CP त्रिज्या हो गई जिसे हमने स्मॉल r से माना है। तो स्पष्ट है मॉडुलस Z माइनस Z0 बराबर क्या होगा, r। दोनों तरफ वर्क कर दिया तो इधर मॉडुलस का स्क्वायर आया। मॉडुलस के स्क्वायर को हम लिखते हैं Z बार। इस सूत्र से हमने यहाँ भी लिख दिया Z माइनस Z0 और Z माइनस Z0 का बार बराबर r स्क्वायर। और इसको हल करने पे हमें एक वर्त की समीकरण प्राप्त होती है Z बार माइनस Z0 Z बार माइनस Z0 बार प्लस Z0 Z0 का बार माइनस r स्क्वायर बराबर 0, जो कि एक वर्त की समीकरण है, जबकि केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है। मान लो केंद्र त्रिज्या नहीं दे रखी और हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, तो 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त की समीकरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये 3 बिंदु 2 स्थितियों में हमने माने हैं कि ऐसे हो सकते हैं, जैसा इस चित्र में मैंने दर्शाया है। हमने मान लिया है कि ABC वर्त की परिधि पर है, जिनकी सम्मिश्र नोटिफिकेशन Z1, Z2, Z3 है, और एक चर बिंदु ले लिया P, जो कि Z से परिधि पर प्रदर्शित है। अब चित्र 1 में हमने केस 1 माना है, जिसमें चित्र 1 लिया है। यहाँ पर स्पष्ट है कि कोण ACB बराबर कोण APB। कोणांक की परिभाषा से ACB और APB के मान लिख लिए, जो है आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z2 बटावा Z3 माइनस Z1 बराबर आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z2 बटावा Z माइनस Z1। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं और फार्मूले के हिसाब से जैसे हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट Z माइनस आर्ग्यूमेंट Z1 बराबर होता है आर्ग्यूमेंट Z बटावा Z1। इसी सूत्र के आधार पर हमने ये लिखा आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z2 बटे Z3 माइनस Z1, और ये उल्टा हो जाएगा इंटू Z माइनस Z1 बटावा Z माइनस Z2। इसको समीकरण नंबर 1 बताया गया। अब चित्र 2 लिया। चित्र 2 में स्पष्ट है कि एंगल ACB प्लस एंगल APB बराबर पाई हो रहा है। वही हमने आर्गुमेंट लिए। अब आर्गुमेंट का सूत्र लगा है आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 Z2, और वही हमने यहाँ लिख दिया और समीकरण 2 जैसा इस स्लाइड में दर्शाया गया है आ गई। अब दोनों ही अवस्था में जो ये सम्मिश्र आर्ग्यूमेंट फलन आया है वो या तो 0 है या पाई है। इसका मतलब यह वास्तविक है। वास्तविक का मतलब क्या हो गया कि इसका काल्पनिक भाग 0 हो गया। और जब समिश्र संख्या, 2 समिश्र संख्याओं में जब काल्पनिक भाग 0 होता है तो उनके काल्पनिक भाग Z बराबर Z बार होते हैं। तो वही हमने यहाँ सूत्र लगाया और ये प्राप्त हुआ Z माइनस Z1 बटा Z माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z2 बटावा Z3 माइनस Z1 बराबर इस पूरे का सम्मिश्र या संयुग्मी सम्मिश्र, जिससे 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त की समीकरण हमें प्राप्त हो गई।
अब हो सकता है कि दो बिंदु हो लेकिन वो केंद्र से गुजर रहे हो, उसकी कॉमन रेखा, तो वो कॉमन रेखा क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो अब हमने वर्त की समीकरण निकाली व्यास रूप में। तो व्यास रूप में वर्त की सम्मिश्र समीकरण, इससे स्पष्ट है कि जब दो रेखाएं व्यास रूप में जब दो बिंदु व्यास रूप में हो तो वो केंद्र से गुजरेंगे और ज्यामिति के अनुसार अगर परिधि पर कोई बिंदु है तो वो इन बिंदुओं से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी आधार को ध्यान में रखकर एंगल APB बराबर क्या होगा? π/2, अर्थात आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 बटा Z2 माइनस Z1 बराबर π/2। π/2 लाइन अपनी जो है वो सम्मिश्र की है। जब अपने सम्मिश्र तल पढ़ा था तो बताया था भाई एक्स एक्सिस जो है वास्तविक होती है और वाई एक्सिस काल्पनिक होती है। वाई एक्सिस का मतलब कोण π/2 है। इसका मतलब अगर ये पूर्णतः काल्पनिक है तो रियल पार्ट इसका 0 होना चाहिए, और जब रियल पार्ट 0 होता है तो सम्मिश्र गुणधर्म होता है सम्मिश्र संख्या प्लस उसकी संयुग्मी संख्या बराबर 0। तो हमने यही किया है। Z1 माइनस Z1 बटा Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 बार माइनस Z बार बटे Z2 बार माइनस Z बार बराबर 0, जिसे अगर हम हल करें तो ये आएगा 2Z बार माइनस Z ब्रैकेट में Z1 बार प्लस Z2 बार माइनस Z बार ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार बराबर 0। ये व्यास रूप में वर्त का सम्मिश्र समीकरण है। अब जब वर्त आया तो वर्त में भी प्रतिलोम बिंदु होगा जैसे रेखा में था। तो चित्र में हमने केंद्र बनाया है, एक बिंदु वर्त के अंदर दिया है जिसको P से डिनोट किया है और एक बिंदु वर्त के बाहर है जिसे Q कहा गया है। तो दो बिंदु P तथा Q वर्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं यदि वे केंद्र से उसी ओर समरेख हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए? समरेख, मतलब एक ही रेखा में हो तथा केंद्र से दूरियों का गुणनफल वर्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो केंद्र हमने C लिया है तो CP इंटू CQ बराबर क्या होना चाहिए? R स्क्वायर, जहां R क्या है? त्रिज्या है। अब इस बातों को अपन जो लेसन 1 और लेसन 2 आज का जो अपन ने अभी समझा है उस पर मैंने 2 क्वेश्चंस भी बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो एम्पलीट्यूड Z माइनस एम्पलीट्यूड माइनस Z बार बराबर प्लस माइनस पाई। यहाँ प्लस माइनस पाई है तो इसका मतलब निश्चित है कि यहाँ 2 मान आएंगे। 2 मान आएंगे तो अपन को ये मालूम हो जाना चाहिए कि कम से कम यहाँ 2 केस तो बनेंगे ही बनेंगे। तो केस फर्स्ट हमने लिया जिसमें हमने ये लिखा कि एम्पलीट्यूड Z जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो उसके हिसाब से यह चित्र बनाया। अगर एम्पलीट्यूड Z बराबर थीटा है तो थीटा हम जानते हैं कि वास्तविक रेखा से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो ध्रुवांतर रेखा कोण बनाती है वो थीटा कहलाता है। तो यहाँ पे थीटा अपन ने इस चित्र में दर्शाया है। अब अगर हम एम्पलीट्यूड माइनस Z लेना चाहें तो Z का प्रतिबिंब हो रहा है, तो इसको क्लॉक डायरेक्शन में लेते हुए पाई माइनस थीटा हमने लिखा, क्योंकि कोण एंटी क्लॉक डायरेक्शन में निकाले जाते हैं। तो क्लॉक डायरेक्शन में अगर हम निकालेंगे तो हम सिंपल सा उस कोण के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि एम्पलीट्यूड माइनस Z बराबर क्या आ गया?
माइनस पाई माइनस थीटा। अब हम जो प्रश्न में दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड उसके हिसाब से दोनों के मान रखें तो वो पाई आ जाएगा। अब केस सेकंड हो सकता है एम्पलीट्यूड जेड लेस देन जीरो हो तो हमने ये मान लिया कि एम्पलीट्यूड जेड बराबर माइनस थीटा है। तो वही डायरेक्शन नापने का जो आधार था उसको हम वापस लेवे तो एम्पलीट्यूड माइनस जेड बराबर आएगा पाई माइनस थीटा और इन्हें प्रश्न की एलएचएस में रखेंगे तो ये प्राप्त होगा माइनस पाई। तो अर्थात दोनों केसों को मिला दें तो एम्पलीट्यूड जेड माइनस एम्पलीट्यूड माइनस जेड बराबर प्लस माइनस पाई हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो हमारे लेसन 1 और लेसन 2 के अंदर हमने जो इंट्रोडक्टरी आपको दी है कम्प्लेक्स की उसको ध्यान में रख के अपन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ये लिया कि यदि मॉडुलस जेड माइनस आइटा बटा जेड प्लस आइटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो जेड का बिंदु पद ज्ञात करो। इसमें हमने वर्क किया सबसे पहले क्योंकि मॉडुलस में वर्क करते हैं उसके बाद ही हम उसको हल कर सकते हैं। वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया मॉडुलस जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है जेड बार। जेड बार क्या है जेड का संयुग्मी सदिश है। तो हमने यहाँ भी वर्क किया संयुग्मी सदिश के साथ उसका मान लिखा और उसको हल किया। हल करने पे हमें प्राप्त हुआ जेड माइनस आइटा का बार ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ब्रैकेट जेड प्लस आइटा दूसरा ब्रैकेट जेड प्लस आइटा का बार। जब इसे सामान्य हल करते हैं तो ये प्राप्त होता है 3 जेड बार प्लस 5 आइटा जेड बार माइनस जेड प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई होता है जेड बार बराबर एक्स माइनस आइटा वाई होता है। तो इनको हम यहाँ पे रख के हल करते हैं तो हमें एक वर्त की समीकरण प्राप्त होती है जिसकी समीकरण है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 आइटा ब्रैकेट माइनस 2 आइटा वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और इसे और हल करते हैं तो प्राप्त होता है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये एक वर्त की समीकरण है। बराबर होता तो वर्त की समीकरण मतलब परिधि पर सारे बिंदु होते और उनका क्षेत्र भी परिधि होता, लेकिन यहाँ पर लेस देन साइन भी साथ है। इसका मतलब परिधि से अंदर भी उन बिंदुओं का क्षेत्र है। तो हम ये भी इसमें लिखना आवश्यक हो जाएगा कि जो इसके बिंदु है वो परिधि और इसके अंदर उन बिंदुओं का कंप्लीट क्षेत्र है। ये यहाँ पे आवश्यक हो जाएगा। तो आज के जो लेसन है लेसन नंबर 3 उसमें हम इतना ही आज जानेंगे। इसके बाद हम कल इसकी आगे की स्टडी पढ़ते हैं। जब तक आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें और कल मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा इस लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 पर आधारित, उसे भी आप हल करें। और हल करने के बाद मैंने एक ईमेल आईडी अपनी क्लास की अपने मैथ्स डिपार्टमेंट की बनाई हुई है, उस पर आप डालें। आप अभी इसको चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैथ्स MATHX मैथ्स GCTONK@gmail.com इस पे आप उस असाइनमेंट को डालेंगे। धन्यवाद बच्चों। अब इसके आगे कल लेसन 4 आपको बताया जाएगा।